रातों रात लखपति बनने का सपना। मतलब सोचकर ही कैसा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, एक अजीब सी खुशी होती है। हाँ ना। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए कि कोई सुबह उठता है और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा देखता है और अचानक पता चलता है कि 10 लाख रुपए आ गए। जिंदगी की सारी आर्थिक परेशानियां एक झटके में खत्म। एकदम खत्म। सुनने में ये बिल्कुल किसी परिकथा जैसा लगता है, लेकिन इस चमचमाती उम्मीद के पीछे मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और मैं कहूँगा कुछ हद तक डरावना सच छिपा है। सही बात है। बिना मेहनत के मिलने वाले इस अपार धन की महज एक छोटी सी संभावना ही किसी आम इंसान की नीयत या इसके सोचने समझने की क्षमता को किस हद तक बदल सकती है, ये सोचना भी सिहरन पैदा करता है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये इंसानी फितरत का एक बेहद ही दिलचस्प केस स्टडी है ना। हाँ, क्योंकि जब बात अचानक मिलने वाली अकूत दौलत की होती है तो इंसान का दिमाग तर्क, वास्तविकता और यहाँ तक कि अपनी नैतिकता को भी किनारे रख देता है। एकदम सही कहा आपने। दिमाग एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर लेता है जहाँ वो पैसा उसे अपना हक लगने लगता है, भले ही असलियत में वो पैसा मीलों दूर हो। बिल्कुल। और सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। इस गहराई से भरे विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती विचार कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। जी, तो आज का हमारा विषय मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर के भाग 2 से ली गई एक बेहद मारक कहानी है। कहानी का नाम है लॉटरी। हाँ, लॉटरी। और आज का हमारा मिशन सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है, बल्कि इस बात का गहराई से विश्लेषण करना है कि कैसे एक कागज का टुकड़ा, जिसे हम लॉटरी का टिकट कहते हैं, इंसानी लालच, अविश्वास और समाज में गहरे तक बैठे अंधविश्वासों का पर्दाफाश कर देता है। बिल्कुल। इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि प्रेमचंद ने इसे सिर्फ एक नैतिक शिक्षा के रूप में नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और व्यंग्य के रूप में बुना है। थ्रिलर कहना बिल्कुल सही होगा ऐसे। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे पैसे की चाहत एक इंसान की पूरी विचार प्रक्रिया या थॉट प्रोसेस को पूरी तरह हाईजैक कर लेती है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम उस दौर के माहौल में उतरें तो चारों तरफ एक अजीब सा लॉटरी का बुखार फैला हुआ है। हर कोई बस लॉटरी की बात कर रहा है। हर जगह। कहानी का एक अहम किरदार है विक्रम। अब विक्रम का पूरा परिवार, उसके पिता, चाचा, माता, सभी लॉटरी के टिकट खरीद रहे हैं। हाँ, हर कोई अपनी किस्मत आजमाने की होड़ में लगा है। बिल्कुल। इसी बीच हमारे कहानीकार आते हैं, जो विक्रम के गहरे दोस्त हैं और पेशे से एक स्कूल मास्टर हैं। और उनकी तनख्वाह उस जमाने में मात्र 20 रुपए महीने है। सोचिए, सिर्फ 20 रुपए। तो वो और विक्रम मिलकर तय करते हैं कि वे भी एक टिकट खरीदेंगे, साझेदारी में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उनके पास उस टिकट को खरीदने के लिए 10 रुपए भी नहीं है। हाँ, और यहीं से मानवीय स्वभाव के अंतर्विरोध शुरू होते हैं। धन कमाने के इस शॉर्टकट के लिए वे क्या करते हैं? वो? वे अपनी पुरानी स्कूली किताबों को एक कबाड़ी के पास ले जाकर 10 रुपए में बेच देते हैं। अरे बाप रे। हाँ, ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ज्ञान, जो कि असल संपत्ति है, उसे एक जुए के लिए, एक अनिश्चित भविष्य के लिए कौड़ियों के भाव बेच दिया जाता है। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। और असली मजा तो किताबों को बेचने के बाद आता है। टिकट अभी बस खरीदा गया है, लॉटरी का नतीजा आने में हफ्ते तो बाकी हैं। अभी तो कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं पता। लेकिन दोनों दोस्तों के बीच इस बात पर भयंकर बहस छिड़ जाती है कि 10 लाख रुपए जीतने के बाद वो उसे खर्च कैसे करेंगे। ख्याली पुलाव। बिल्कुल। विक्रम के सपने बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। वो पूरी दुनिया की सैर करना चाहता है। पेरू, ब्राजील, टिम्बकटू जाना चाहता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो 2 लाख रुपए खर्च करके एक विश्व स्तरीय शानदार पुस्तकालय बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ हमारे मास्टर साहब के सपने बहुत ही जमीन से जुड़े हुए हैं। बहुत ही व्यवहारिक हैं। वो चाहते हैं कि सारा पैसा बैंक में सुरक्षित जमा कर दिया जाए, ताकि उसके ब्याज से आराम से घर का खर्च चले और उनकी 2 बहनों की शादी हो सके। एकदम सही। मुझे तो ये स्थिति बिल्कुल आज के उन नए स्टार्टअप को फाउंडर्स की तरह लगती है। अरे हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? जिनके पास अभी तक कोई असली प्रोडक्ट नहीं है, एक भी कस्टमर नहीं है, लेकिन वे किसी कॉफी शॉप में बैठकर कागज पर अपनी कंपनी की करोड़ों की इक्विटी बांटने पर बहस कर रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक कारण है। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एंडाउमेंट इफेक्ट या स्वामित्व का भ्रम कहा जाता है। अच्छा, एंडाउमेंट इफेक्ट। हाँ, प्रेमचंद ने बड़े ही खूबसूरती से ये दर्शाया है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है।
जब ये दोनों दोस्त भविष्य की योजनाएं बना रहे होते हैं तो उनके दिमाग के लिए वो 10 लाख रुपए अब कोई संभावना नहीं रह गए हैं। मतलब वो उसे हकीकत मान चुके हैं। बिल्कुल, वो एक वास्तविकता बन चुका है। दिमाग उस पैसे को पहले ही अपना मान चुका है। इसीलिए जब विचारों में टकराव होता है तो उन्हें लगता है कि सामने वाला उनके असली पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। विक्रम तो इस हद तक चला जाता है कि वो मास्टर साहब से कहता है कि जब तक उसे उनके हिस्से में से भी 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, उसका शानदार पुस्तकालय कैसे बनेगा। हाँ, सोचिए जरा। मतलब पैसे का नामो निशान नहीं है और विक्रम अपनी ही दोस्त के आधे हिस्से पर कब्जा जमाना चाहता है। और मास्टर साहब भी पीछे नहीं हटते। बिल्कुल नहीं, वो साफ मना कर देते हैं कि मेरी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, मैं अपनी बहनों की शादी छोड़कर तुम्हारे पुस्तकालय के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। यह महज कोई हल्की फुल्की बहस नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि पैसे का विचार, सिर्फ विचार, कैसे 2 समान और पक्के दोस्तों के बीच की बराबरी को खत्म कर देता है। अहंकार हावी होने लगता है। एकदम। विक्रम का ये सोचना कि उसका पुस्तकालय मास्टर साहब की बहनों की शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दिखाता है कि काल्पनिक धन भी इंसान के भीतर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। सपने देखना तो आम बात है ना। हाँ। अगर कोई लॉटरी का टिकट लेता है तो जीतने की उम्मीद करना और उसके बारे में ख्याली पुलाव पकाना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो फिर प्रेमचंद इसे इतनी बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या या इंसानी फितरत का डरावना पहलू क्यों मान रहे हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब वो सपना एक जुनून और असुरक्षा में बदल जाता है। और सुरक्षा? हाँ, और यही कहानी का दूसरा अहम पड़ाव है जहां प्रेमचंद मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। सपने देखना हानि रहित है, लेकिन जब वो सपना आपके वर्तमान के रिश्तों में जहर घोलने लगे तब वो एक मनोवैज्ञानिक बीमारी बन जाता है। मैं समझ रहा हूँ। जैसे जैसे लॉटरी खुलने का दिन करीब आता है, मास्टर साहब की रातों की नींद उड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि भौतिक रूप से वो टिकट विक्रम के पास रखा है। अरे हाँ, टिकट तो विक्रम की जेब में है। उन्हें अचानक ये खौफनाक ख्याल आता है कि अगर लॉटरी सच में उनके टिकट पर निकल आई तो क्या गारंटी है कि विक्रम उन्हें आधा हिस्सा देगा? कोई गारंटी नहीं है। क्या ये देखना दिलचस्प नहीं है कि कैसे सिर्फ एक संभावना मात्र से ही सबसे पक्के दोस्तों के बीच अविश्वास का एक बहुत गहरा बीज बो दिया जाता है? बिल्कुल। मास्टर साथ सोचने लगते हैं कि अगर विक्रम मुकर गया तो उनके पास तो अदालत में पेश करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। और यही वो जगह है जहां नियत का असली टेस्ट होता है। विक्रम पर ही शक नहीं कर रहे, बल्कि प्रेमचंद यहाँ बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दिखाते हैं कि मास्टर साहब खुद अपने मन में ये भी सोचते हैं कि अगर टिकट उनके पास होता और 10 लाख रुपए सामने पड़े होते तो क्या उनका अपना ईमान डगमगा नहीं जाता? क्या बात कर रही हैं? जी हाँ, क्या वे खुद विक्रम को आधा हिस्सा खुशी खुशी दे देते? ये इंसान का अपनी ही नैतिकता से साक्षात्कार है। ये तो सच में बहुत गहरा है। मतलब वो खुद को भी संदेह की नजर से देखने लगते हैं। और इस शक का इलाज वो क्या निकालते हैं? वो दोनों तय करते हैं कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन बाकायदा कानूनी लिखा पढ़ी होनी चाहिए। हाँ, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ जो विडंबना उनका इंतजार कर रही होती है वो मुझे जोर से हंसने पर मजबूर कर देती है। वो स्टैम्प पेपर वाली बात। हाँ, जब वो किसी वकील से हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि 10 लाख रुपए की रकम के एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प पेपर की फीस ही 7,500 रुपए लगेगी। जरा सोचिए, जो लोग 10 रुपए का टिकट खरीदने के लिए अपनी पुरानी स्कूली किताबें कबाड़ी को बेच चुके हैं, वो 7,500 रुपए कहाँ से लाएंगे? ये स्थिति हास्यास्पद तो है ही, लेकिन ये समाज के उस वर्ग की विवशता को भी दिखाती है जो अपनी हैसियत से बहुत बड़े सपने देख लेता है। बिल्कुल। उनके पास कानूनी सुरक्षा तंत्र तक पहुंचने के संसाधन ही नहीं है। और इसी अविश्वास और बेचैनी के बीच एक और घटना उनके डर को बढ़ा देती है। कौन सी घटना? विक्रम की 11 साल की छोटी बहन कुंती को अचानक उनकी इस गुप्त साझेदारी और लॉटरी के बारे में पता चल जाता है। अब दोनों युवा इस डर से कांपने लगते हैं कि कहीं वो घर में किसी बड़े को ये राज न बता दे। तो उस छोटी बच्ची को चुप कराने के लिए वो क्या करते हैं? वो उसे गहनों का लालच देते हैं। हाँ, वो कुंती से कहते हैं कि अगर वो किसी को नहीं बताएगी और भगवान से उनकी जीतने की रोजाना प्रार्थना करेगी तो जीतने पर वो उसे खूब सारे असली गहने बनवा कर देंगे। और इसके पीछे मास्टर साहब का तर्क क्या है? उनका तर्क है कि कुंवारी लड़कियों की दुआ भगवान बहुत जल्दी कबूल करते हैं। मतलब कुछ भी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम देखते हैं कि जब इंसान का अपने हालात पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है और तार्किक सहारे टूट जाते हैं तो वो किस तरह अंधविश्वास
और अतार्किक मान्यताओं का सहारा लेने लगता है। हताशा में इंसान कुछ भी मान लेता है। बिल्कुल। कुंवारी कन्या की प्रार्थना में कोई जादुई शक्ति मानना ये कोई सच्ची धार्मिक आस्था नहीं है। ये उस हताशा और बौखलाहट का परिणाम है जो अचानक अमीर बनने की लालसा से पैदा हुई है। वे ब्रह्मांड के हर उस नियम को अपने पक्ष में करना चाहते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना हो। और ये अंधविश्वास या पागलपन सिर्फ इन दोनों दोस्तों तक सीमित नहीं रहता। जब हम इस कहानी में और गहरे जाते हैं तो पता चलता है कि ये पूरे समाज का हाल है। हाँ, सिर्फ युवाओं की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। युवाओं की तो छोड़िए, घर के बुजुर्ग जिन्हें हम सबसे ज्यादा अनुभवी और समझदार मानते हैं, वे भी इस लॉटरी के बुखार में अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। विक्रम के घर में बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच जो बहस होती है वो इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। बिल्कुल। वो दृश्य पारिवारिक संपत्ति और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच के सदियों पुराने टकराव को एक नए चश्मे से दिखाता है। हाँ, वो जॉइंट फैमिली वाला एंगल। जी। छोटे ठाकुर का तर्क बहुत ही पारंपरिक है। उनका कहना है कि परिवार एक संयुक्त परिवार है, इसलिए अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर लॉटरी निकलती है तो वो पूरे परिवार की संपत्ति मानी जाएगी और सब में बराबर बंटेगी। और बड़े ठाकुर इस बात पर ऐसे भड़कते हैं जैसे किसी ने उनकी जमीन छीन ली हो। वो साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि लॉटरी खरीदना कोई पुश्तैनी किसानी या व्यापार तो है नहीं, ये एक व्यक्तिगत जुआ है। अगर वो लॉटरी हार जाते हैं तो क्या परिवार उनका नुकसान भरेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर जीत की रकम पर परिवार का हक कैसे हो गया? बात इतनी बढ़ जाती है कि बड़े ठाकुर सीधे अदालत जाने की धमकी दे देते हैं कि वो कलकत्ते या लंदन से सबसे बड़ा बैरिस्टर खड़ा कर देंगे और एक एक पैसा अपने नाम कर लेंगे। ये मुझे कॉर्पोरेट जगत के किसी हॉस्टाइल टेक ओवर जैसा लगता है। कंपनी ने अभी तक 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं बनाया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को तोड़ने के लिए कोर्ट में जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। जो पैसा अभी महज हवा में तैर रहा है, उसके लिए उम्रदराज और समझदार लोग अपने ही भाइयों को कोर्ट में घसीटने को तैयार हैं। एक पल में संयुक्त परिवार की जो नींव आपसी सहयोग, त्याग और एक दूसरे के प्रति प्रेम पर टिकी होती है, वो एक झटके में स्वार्थ और लोभ की वेदी पर चढ़ जाती है। ये दिखाता है कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो कितना खोखला है और एक पैसे की चोट से कैसे बिखर सकता है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि पढ़े लिखे और अनुभवी लोग भी रातों रात अमीर बनने के लिए अंधविश्वास की किस हद तक गिर सकते हैं? क्योंकि जो अगली घटना है वो इस पूरी कहानी का सबसे व्यंग्यात्मक और उसी के साथ सबसे त्रासद हिस्सा है। इसी अदालती धमकियों के बीच विक्रम का बड़ा भाई घर में दाखिल होता है। हाँ, और उसकी हालत क्या है? वो खून से लथपथ है, उसके सिर पर गहरी चोट है और पट्टी बंधी हुई है। और यहाँ ये जानना जरूरी है कि उसे ये चोट किसी दुर्घटना में नहीं लगी थी। जी हाँ, उसे मोहल्ले के एक झक्कड़ बाबा नाम के विक्षिप्त साधु ने भारी पत्थर मारा है। और सबसे अजीब बात यह है कि विक्रम का भाई इसे कोई हमला या दुर्घटना नहीं मान रहा है। वो दर्द में होने के बावजूद बेहद खुश है। हाँ, वो तो जश्न मना रहा है। उसका मानना है कि झक्कड़ बाबा जिसे भी पत्थर मार देते हैं उसकी किस्मत खुल जाती है, उस पर धन की वर्षा होती है। वो अपना सिर फुड़वाकर खून बहाकर भी खुश है, क्योंकि उसे पक्का यकीन हो गया है कि अब लॉटरी उसी की निकलेगी। अगर हम इसके पीछे की कार्य प्रणाली को समझें तो ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का सबसे चरम रूप है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल? हाँ, जब इंसान के भविष्य का फैसला पूरी तरह से किस्मत या एक रैंडम मशीन पर निर्भर हो जाता है तो दिमाग उस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे कोई ना कोई ऐसा कारण या संकेत चाहिए होता है जिससे उसे लगे कि हालात उसके नियंत्रण में हैं। ओह, तो वो उस पत्थर को एक ईश्वरीय संकेत मान लेता है। बिल्कुल। इसी हताशा में वो किसी भी अतार्किक बात को ईश्वरीय संकेत मान लेता है। एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति द्वारा मारा गया पत्थर भी उन्हें वरदान लगने लगता है, क्योंकि लालच ने उनकी तर्कशीलता को पूरी तरह से अंधा कर दिया है। ये अंधविश्वास और बेबसी कहानी के क्लाइमैक्स में अपने बिल्कुल चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। अंततः वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था, लॉटरी खुलने का दिन। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और पूरा परिवार और सच कहूं तो पूरा मोहल्ला मंदिर में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये कोई साधारण श्रद्धा वाली पूजा नहीं चल रही है। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे भगवान के साथ एक व्यावसायिक सौदेबाजी चल रही है। हाँ, मंदिर का वो दृश्य मानवीय लोभ और धर्म के बाजारीकरण का एक सजीव चित्रण है। लोग भगवान को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो लॉटरी का कोई अधिकारी हो जिसे रिश्वत दी जा सकती है। एकदम सही कहा आपने।
आरती के बाद जब पुजारी दान का थाल लेकर आता है तो बड़े ठाकुर बड़ी शान से उसमें 2 रुपए डालते हैं। ये देखकर छोटे ठाकुर को लगता है कि कहीं भगवान बड़े ठाकुर से ज्यादा खुश ना हो जाएं, तो वो तुरंत थाल में 4 रुपए डाल देते हैं। मतलब भगवान की भी नीलामी चल रही है। ये दृश्य ये सोचने पर मजबूर करता है कि लालच ने धर्म और आस्था के मूल अर्थ को ही कैसे विकृत कर दिया है। ईश्वर की वंदना अब आत्म शांति, करुणा या कृतज्ञता के लिए नहीं की जा रही है। वो तो बस अपने स्वार्थ के लिए हो रही है। हाँ, भगवान को अब अपनी वित्तीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक टूल मात्र बना दिया गया है। और तभी इस भारी तनाव और भगवान के साथ चल रही इस नीलामी के बीच प्रकाश नाम का एक व्यक्ति मंदिर में आता है। उसके हाथ में आज का अखबार है। हाँ, वो अखबार जिसमें नतीजे हैं। वह माहौल के तनाव को भांप लेता है और उसे और भड़काता है। वो कहता है कि उसे बताया लॉटरी का पहला इनाम किसने जीता है, लेकिन वो नाम तभी बताएगा जब कोई उसे 1 लाख रुपए देने की शर्त मानेगा। उस एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। सब अपनी सांसें थाम कर उसका इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में खड़े हर व्यक्ति को, जिसने भी टिकट खरीदा था, दिल के किसी कोने में लग रहा है कि शायद वो नाम उसी का हो। लेकिन फिर प्रकाश जो सच्चाई बताता है वो लालच के उस विशाल बुलबुले के फूटने का एकदम सटीक, हास्यपूर्ण और साथ ही बहुत दर्दनाक चित्रण है। वो जोर से चिल्ला कर कहता है कि भूल जाओ, इस शहर का ही नहीं पूरे भारत का सफाया हो गया है। लॉटरी अमेरिका के एक हबशी यानी किसी नितांत अनजान अमेरिकी व्यक्ति ने जीती है। और यही लॉटरी सिस्टम की सबसे बड़ी और सार्वभौमिक सच्चाई है। बिल्कुल। दुनिया भर में लाखों लोग रातों रात अमीर बनने के इस माया जाल में फंसकर अपनी जीवन की शांति, अपनी गाढ़ी कमाई, अपनी रातों की नींद और अपने सबसे करीबी रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में जीतता कौन है? कोई ऐसा नितांत अनजान व्यक्ति जिसका उनकी दुनिया से, उनके संघर्षों से कोई वास्ता ही नहीं होता। ये कहानी धन के प्रति इंसान की आधारहीन उम्मीदों और शॉर्टकट के पीछे भागने की पूरी व्यर्थता को बेनकाब करती है। उस घोषणा के बाद का दृश्य तो और भी दयनीय है। जो लोग सुबह से डाकखाने के बाहर नतीजे का इंतजार कर रहे थे, वे भी रोते पीटते और माथा ठोकते हुए वापस आते हैं। सबने अपने पैसे गंवा दिए हैं। जिनके सिर पर झक्कड़ बाबा का पत्थर लगा था, उनका सिर भी फूटा, दर्द भी सहा और किस्मत भी नहीं चमकी। बड़े और छोटे ठाकुर जो कलकत्ते और लंदन से बैरिस्टर बुलाकर एक दूसरे को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, अब खाली हाथ खड़े हैं। और वो दोनों दोस्त? हाँ, जिन दोस्तों ने अपनी स्कूली किताबें कबाड़ी को बेच दी थी, उनके पास ना पैसा बचा ना ज्ञान, सब कुछ शून्य हो गया। अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर आएं, तो प्रेमचंद की लॉटरी सिर्फ एक टिकट के इर्द गिर्द बुनी गई कोई साधारण सी हास्य कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह हमारे अपने समाज का एक बहुत ही स्पष्ट आईना है। आज के इस आधुनिक दौर में भी जब हम अपने आसपास लोगों को तरह तरह की पोंजी योजनाओं, क्रिप्टो के रातों रात अमीर बनाने वाले दावों या सट्टेबाजी वाले एप्स के पीछे पागलों की तरह भागते हुए देखते हैं, तो ये कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। एकदम सही कहा आपने। तंत्र बदल गया है, लेकिन इंसानी फितरत आज भी वही है। ये हमें याद दिलाती है कि शॉर्टकट से मिली सफलता की चाहत अक्सर हमारी तार्किक सोच को नष्ट कर देती है। ये बिल्कुल सच है। और अब इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर गौर करें। जी। हमने पूरी चर्चा में ये देखा कि अचानक 10 लाख रुपए मिलने की उम्मीद मात्र ने इंसान की नीयत को कैसे विकृत कर दिया। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर उस दिन सच में किस्मत मेहरबान हो जाती, अगर सच में विक्रम मास्टर साहब या उनके परिवार के किसी सदस्य की लॉटरी लग ही जाती, तो क्या होता? ये सचमुच कहानी के पार जाने वाला एक बहुत ही उकसाने वाला सवाल है। क्या वे उस अपार धन के साथ सचमुच एक खुशहाल जीवन जी पाते, जिस पैसे के आने की महज संभावना ने भाइयों को अदालत जाने पर और जिगरी दोस्तों को एक दूसरे की नीयत पर शक करने पर मजबूर कर दिया था? हाँ, वो भी बिना पैसे के। जरा सोचिए, जब वो 10 लाख रुपए नकद उनके सामने मेज पर रखे होते तो क्या होता? क्या वो पैसा उनके पूरे परिवार और उस दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़कर नहीं रख देता? मुझे तो लगता है वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉटरी हारना असल में उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी? ये एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। इस विचार के साथ हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको सिंप्लीफाइड समरी चैनल का ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए सुनते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।